ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत हमें 1958 के फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जाता है और ये मैच ब्राजील और यूएसएसआर के बीच में होता है। ये पूरा स्टेडियम लोगों से भरा होता है और यहाँ पे बहुत शोर होता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। ये लोग इस गेम के लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस मैच की कमेंटरी होती है वो हमें कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो लोग ब्राजील के खेलने के तरीके पे मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ के लॉकर रूम में दिखाया जाता है और यहाँ पर एक कम उम्र का जवान पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया होता है। मतलब इससे पहले इतनी कम उम्र के जवान ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेला होता है और इसका नाम होता है पेले। इसके बाद कहानी 8 साल पीछे जाती है। यहाँ पे हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि शू पॉलिश का काम करते हैं और ये बच्चे फुटबॉल खेलने के बहुत शौकीन होते हैं। ये बच्चे गरीब होने के कारण इनके पास फुटबॉल खेलने के लिए एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है और इसके बाद ये बच्चे अपने आस पड़ोस के सॉक्स चुरा लेते हैं ताकि उनसे वो एक फुटबॉल बना सके। और इसके बाद ये बच्चों का ग्रुप उसी फुटबॉल से खेलना शुरू करते हैं जो कि इन्होंने अभी सॉक्स चुरा कर बनाई होती है। ये बच्चे इस गेम में इतने माहिर होते हैं कि इस बॉल को जमीन पर गिरने भी नहीं देते। इन बच्चों में से एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है डीको और ये फुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन होता है। और इन बच्चों के बीच में एक स्टाइल होता है फुटबॉल खेलने का जिसे जिंगा स्टाइल कहा जाता है, जो कि ब्राजील में सदियों से चला आ रहा है। इसके बाद जब ये लोग घर जाते हैं तो डीको की माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि डीको गंदा होकर घर आया था, मतलब कि उसके चेहरे पर कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग एक फुटबॉल मैच को सुन रहे हैं और इन लोगों में से डीको के फादर भी होते हैं। और ये वर्ल्ड कप 1950 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल होता है और ये मैच ब्राजील और यूरुग्वे के बीच में होता है और यहाँ पे सब लोग ब्राजील के लिए दुआ कर रहे होते हैं कि ब्राजील मैच में जीते। इसी रेस्टोरेंट के छत पे हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है और इनमें से डीको भी होता है और ये लोग भी इस मैच को सुन रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ब्राजील ये गेम हार जाता है और डीको के जो फादर होते हैं वो बहुत निराश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। अपने बाप को रोते हुए देखकर डीको अपने बाप से ये प्रॉमिस करता है कि वो ब्राजील के लिए एक दिन वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। I'll win a World Cup for Brazil by, I promise. अगले दिन डीको की मदर उसे अपने काम पे ले जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा घर होता है और इस घर के वो फ्लोर साफ कर रहे होते हैं, मतलब कि उसका फर्श साफ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर डीको की मदर बताती है, तुम्हारे फादर भी एक बड़े फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन एक बार टांग में चोट आने की वजह से उनके फुटबॉल का करियर तबाह हो गया और यही रीजन है वो अपने बच्चे को भी फुटबॉल खेलने से मना कर देती है। इसके बाद डीको की मदर बाहर जाती है तो तभी यहाँ पर कुछ अमीर बच्चे इस कमरे में आते हैं और वो कुछ बड़े प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। डीको भी उनके साथ मिलने की कोशिश करता है और वो इन्हें एक लोकल फुटबॉल प्लेयर का नाम बताता है जिसका नाम होता है बेले, लेकिन डीको वो नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता और उसे बेले की जगह पेले कह देता है। और ये सुनकर ये अमीर बच्चे डीको का मजाक उड़ाते हैं और ये बच्चे डीको को अब इसी नाम से तंग करने लगते हैं, मतलब कि चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद तुरंत ही वहाँ पर इसकी माँ आ जाती है और इन बच्चों से माफी मांगती है, जबकि डीको की कोई गलती भी नहीं होती है। यहाँ से निकलते वक्त डीको अपने साथ एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा उठाकर ले जाता है जो कि इन अमीर घर के बच्चों ने अपने साथ लाया होता है और इस पे एक टूर्नामेंट के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीको और उसके साथ उसके दोस्त उसी टूर्नामेंट में जाते हैं जिस टूर्नामेंट के बारे में उस न्यूज़पेपर में छपा था। डीको और उसके दोस्त अपना नाम लिखाकर इस गेम में शामिल होते हैं। ये बच्चे दिखने में भले ही गरीब और मजबूर हो और इनके पास फुटबॉल खेलने के लिए एक प्रॉपर किट भी नहीं होती है, इसके बावजूद भी इन बच्चों के खेलने का तरीका और स्किल्स बहुत ही शानदार होते हैं और इसी खेलने के अंदाज और तरीके से ये लोग बाकी सभी टीम्स को पीछे छोड़कर फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद इनका फाइनल होता है और ये अपोजिट टीम वही होती है जिन लोगों ने डीको का मजाक बनाया था। ये अमीर बच्चे डीको और उसके दोस्तों से बहुत बड़े होते हैं और इनके पास खेलने के लिए एक प्रॉपर फुटबॉल यूनिफॉर्म, मतलब एक पूरी किट होती है। और इस ग्रुप का जो लीडर होता है वो डीको के ग्रुप का मजाक बनाता है और वो इन्हें कहते हैं कि जूते तुम्हारे पास है नहीं और खेलने के लिए चले आते हो। और ये बात सच भी होती है, डीको की जो टीम होती है उनके पास फुटबॉल खेलने के लिए जूते नहीं होते हैं। और ये सब सुनने के बाद डीको और उसके दोस्त अगली गेम में जूते लाने का फैसला करती है और जबकि इनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं होते हैं तो डीको और उसके दोस्त इसी गांव में एक दुकानदार की मूंगफलियां चुरा लेते हैं और वो मूंगफलियां बेचकर ये लोग अपने लिए सेकंड हैंड जूते लाते हैं। और ये सब करते हुए उन्हें वो दुकानदार देख लेता है और वो इनके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह से डीको और उसके दोस्त इन सब से भागने में कामयाब होते हैं। इसके बाद जब
जब डीको और उसके दोस्त ये मूंगफलियां बाजार में लोगों को बेच रहे होते हैं तो तभी वो अमीर घराने के बच्चे यहाँ पर आकर इन लोगों की फिर से इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन ये अमीर घराने का जो लड़का होता है वो डीको को बहुत तंग करता है और उसे पहले पहले नाम से बुलाने लगता है। डीको को इस बात पर गुस्सा आता है और वो इसे एक जोर का थप्पड़ झाड़ देता है और इस कारण इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है। घर पहुंचने के बाद डीको की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये जख्मों के निशान कैसे हैं? तो डीको उसे जवाब देता है कि टीचर ने मुझे मारा है। और यहीं पर बैठे डीको के फादर ये सब सुनकर कहते हैं कि वो उस टीचर से कल मिलेंगे। इसके बाद जब डीको की मदर अपने काम पे जाती है तो डीको के फादर उसे अपने काम पे अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में वो उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता है जो तुम लोगों के बीच में फाइट हुई और उस फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में भी सब कुछ पता है। गुस्सा होने के बजाय डीको के फादर उससे बोलते हैं कि अपने गुस्से को साइड में रखकर अपने ओपोनेंट को अपने स्किल्स और अपने अनुभव से उसका जवाब दिया करो। और ये बात सुनकर डीको बहुत खुश होता है क्योंकि डीको के फादर भी उसके साथ होते हैं। और इसके बाद वो दिन आता है जब इनके टूर्नामेंट का फाइनल मैच होता है। ये एक छोटा मोटा टूर्नामेंट होता है इसी गांव में और यहाँ पर सब लोग उन अमीर बच्चों के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और उनके लिए खुश होते हैं। और ये सब लोग डीको को पहले पहले नाम से बुलाकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। डीको और उसकी टीम किसी तरह से फुटबॉल बूट्स का मैनेज कर लेती है, लेकिन जब ये लोग देखते हैं तो वो जूते इनके साइज से बहुत बड़े होते हैं, मतलब कि ये जूते इन बच्चों के साइज के नहीं होते हैं। लेकिन किसी भी तरह से ये लोग इन जूतों को पहन लेते हैं। लेकिन मैच के दौरान ये जूते डीको और उसकी टीम को बहुत कमजोर कर देती है, मतलब कि बहुत स्लो कर देती है। और इस बात का फायदा उठाकर ओपोनेंट की जो टीम होती है वो गोल के ऊपर गोल कर रही होती है और वो डीको की टीम के खिलाफ 6 गोल मार लेती है, जबकि डीको के 0 गोल्स होते हैं। डीको और उसकी टीम अपने जूतों के कारण बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं और ये लोग बहुत डरे भी होते हैं क्योंकि जो ओपोनेंट की टीम होती है वो पूरी गलत तरीके से खेल रही होती है, मतलब कि फाउल तरीके से खेल रही होती है। और इस सब से डीको को गुस्सा आता है और वो ओपोनेंट की टीम पर भड़क जाता है, लेकिन अपने बाप को यही ऑडियंस में देखकर खुद को रोक लेता है। इसके बाद डीको अपने जूते निकाल कर उसी तरह से गेम खेलता है जैसे कि वो लोग बचपन से अपनी गलियों में खेलते आ रहे हैं। इसके बाद डीको के पास बॉल आती है और वो इन 11 के 11 प्लेयर्स में से बॉल को ले जाते हुए पहला गोल मार लेते हैं। और ये सब देखकर डीको की सारी टीम अपने जूते निकालकर इसी तरह से खेलने लगती है और इसके बाद ये गेम पूरी तरह से पलट जाती है। डीको की टीम इस गेम को पूरी तरह से तब्दील कर लेते हैं और डीको की सारी टीम अपने ओपोनेंट से बॉल लेकर ड्रिबल करते हुए अपने स्कोर को 6 आउट ऑफ 5 तक पहुंचा देती है, मतलब कि 6 ओपोनेंट टीम के और 5 डीको की टीम के। लेकिन बदकिस्मती से डीको और उसकी टीम ये गेम हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं डीको और उसकी टीम की परफॉर्मेंस देखकर और वो इन लोगों के लिए बहुत तालियां करते हैं। इसके बाद जब गेम खत्म होती है तो यहाँ पर वो लोग आते हैं जिन लोगों से डीको और उसकी बच्चा पार्टी ने वो पीनट्स चुराए थे, मतलब कि मूंगफलियां चुराई थी। और इसके बाद वो इन लोगों के पीछे दौड़ते हैं जिसके वजह से डीको और उसके साथी जंगल की तरफ चले जाते हैं। भागते भागते डीको का एक दोस्त पेड़ की एक टहनी से टकरा कर नीचे गिर जाता है और तभी डीको वापस आकर उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद ये लोग एक छोटे से होल में घुस जाते हैं, मतलब कि एक बिल जैसा बना होता है उसी में घुस जाते हैं अपने आप को चोरी रखने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर बारिश शुरू होने लगती है और इसी के साथ यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, मतलब कि जमीन धंसने लगती है। और इसके बाद डीको तो बाहर निकल जाता है लेकिन उसका दोस्त अंदर ही फंस जाता है और इसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डीको अपने घर आता है और अपनी माँ को रोते हुए इस सब के बारे में बताता है और इस सब के कारण वो अपने आप को दोषी ठहराता है। अब हम डीको को पेले नाम से बुलाएंगे। अगले दिन पेले का फादर उसे अपने साथ काम पर ले जाता है और वो उसे कल रात की घटना से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। और इसके बाद इसका बाप अपने बेटे को खुश करने के लिए अपनी कुछ स्किल्स दिखाता है और वो मैंगो पकड़कर फुटबॉल की स्किल्स दिखाता है। कुछ दिनों तक तो वो उसे इग्नोर करता है लेकिन कुछ दिन बाद पहले अपने बाप के साथ मैंगो उठाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। इसके बाद वक्त बीत जाता है और हम देखते हैं कि पहले अब 15 साल का हो चुका है। तभी इसकी माँ उसे अपने बाप के साथ मैंगो फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। और हर माँ का एक सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और एक बड़ा अफसर बने, लेकिन अपने बच्चे को फुटबॉल
के लिए इतना प्यार, इतना जोश और इतना लगाव के साथ खेलते हुए देखकर एक फुटबॉल स्काउट को बुलाने के बारे में सोचती है। मतलब कि एक कोच की तरह होता है फुटबॉल स्काउट, और उसका नाम होता है वाल्डेमार दी ब्रीटो। जब पेले और उसका बाप घर आते हैं तो वो वाल्डेमार दी ब्रीटो को देखकर हैरान होते हैं और वो उसे देखकर खुश भी होते हैं। वाल्डेमार उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक फुटबॉल क्लब में शामिल होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पेले एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इस फुटबॉल टीम का नाम होता है सांटोस। लेकिन पेले को इन सब का फुटबॉल खेलना पसंद नहीं आता, मतलब कि उसे इनके फुटबॉल खेलने का तरीका समझ नहीं आता, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है फुटबॉल खेलने का। पेले इनके साथ बहुत खेलने की कोशिश करता है, अपने मन को बहुत बना लेता है कि इनके साथ खेले, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम होती है और वो अपने घर के लिए लौट जाता है। जब पेले ट्रेन स्टेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पर उससे मिलने ब्रीटो आ जाता है और वो उसे वापस जाने की वजह पूछ लेता है। तो पेले कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं खेलता हूँ ये लोग उस तरीके से नहीं खेलते और मुझे इनकी गेम कुछ समझ नहीं आती, और जो यहाँ का कोच है वो उसे पसंद भी नहीं करता। तो डी ब्रूटो उसे कहता है कि तुम्हारे खेलने का स्टाइल जो कि जिंगा है उसकी एक बहुत तवील और एक अद्भुत हिस्ट्री है। तो पेले कहता है तो फिर हमारा कोच इस चीज से नफरत क्यों करता है? तो डी ब्रूटो उसे कहता है कि ये सब 16वीं शताब्दी के शुरू में शुरू हुआ था, जब पुर्तगीज ब्राजील आए थे अफ्रीकन स्लेव्स के साथ। लेकिन अफ्रीकन का साहस और हिम्मत बहुत मजबूत थी और उन लोगों में से बहुत लोग जंगल की तरफ भागने लगे और अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने अपने बीच में एक तरीका अपनाया जिसे कहा जाता था जिंगा, और इसे कहा जाता था फाउंडेशन ऑफ कापोएरा, द मार्शल आर्ट ऑफ वॉर। मतलब कि एक तरह से लड़ने का तरीका था। और जब स्लेवरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जो लोग जंगल में गए थे जिन्हें कैपोरिस्टास कहते थे, वो जंगल से बाहर आने लगे और उन लोगों को यहाँ पर पता चला कि जो हमारे लड़ने का तरीका है अब वो काम नहीं कर सकता, मतलब कि अब वो एक दुरुस्त तरीका नहीं है लड़ने के लिए। और उन लोगों ने फिर फुटबॉल के देखा और उन लोगों को लगा कि ये जिंगा को प्रैक्टिस करने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है बिना किसी झमेले के, मतलब कि विदाउट बीइंग अरेस्टेड। और जो ये फुटबॉल के खेलने का तरीका निकला था, मतलब कि जो जिंगा फुटबॉल के तरीके से निकला था, वो एक अल्टीमेट मतलब कि अद्भुत था। और कुछ ही समय में जिंगा हम सब लोगों ने अपने आप में इवॉल्व किया, अपने समाज में इसको अपनाया और ये परंपरा सभी ब्राजीलियंस के अंदर स्थापित हो गई। लेकिन जब 1950 का वर्ल्ड कप था, बहुत सारे लोगों को लगा था जो जिंगा खेलने का स्टाइल है उस वजह से हमें हार हुई है, और उसके बाद से इस जिंगा के स्टाइल को यहाँ के लोगों ने अपने आप से बाहर निकालने की कोशिश की, अपने समाज से बाहर निकालने की कोशिश की। और इसी तरह से तुम्हारा कोच भी तुम्हारे अंदर से इस खेलने के तरीकों को बाहर निकालना चाहता है। और यही नहीं, वो अपने समाज के लोगों से भी इस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो जिंगा है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो तुम या तो हमें दिखा सकते हो कि क्या हो सकता है जब तुम्हारे अंदर करेज यानी कि साहस और ताकत हो, और अपने आप को इस मुकाम पे ला सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम असल में कौन हो, और या तो तुम उस ट्रेन में चढ़कर अपने घर की तरफ वापस जा सकते हो। और तुम ये बात कभी नहीं जान सकोगे कि तुम्हारे अंदर क्या छुपा है और तुम दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे। इसके बाद डी ब्रीटो यहाँ से जाने लगता है तो पेले सोच में पड़ जाता है और वो सोच लेता है कि मैं अब यहाँ पे रुकूंगा और मैं इनके साथ खेलूंगा। अगले दिन जब यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच होता है तो पेले की परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं होती है और इस बात से उसका कोच नाराज भी होता है। और तभी उसे अपने बाप की याद आती है जब वो उसे मैंगोज के साथ प्रैक्टिस करते हुए सिखा रहा था। और जो वाल्डेमार दी ब्रीटो होता है वो उसके लिए बहुत खुश होता है क्योंकि वाल्डेमार को पेले पर भरोसा होता है। तो पेले सोच लेता है कि अब मैं वैसे ही खेलूंगा जैसे मैं इस खेल को जानता हूँ। पेले बॉल पकड़ लेता है और सभी प्लेयर्स के बीच में से ड्रिबल करते हुए बॉल को हवा में उछालकर उसे एक शानदार तरीके से गोल कर लेता है। और इस बात से कोच बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पेले ने गोल किया था ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था, और वो इसे दोबारा करने को कहता है। तो पेले दोबारा से खेलता है और पेले के खेलने के तरीके से यहाँ पर सब लोग सरप्राइज होते हैं और पेले यहाँ पर दूसरी टीम्स के साथ भी ऐसे ही खेलने लगता है और इन सब को मात देकर इन सब को हरा देता है। और ये खेल देखकर यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पेले का खेलने का एक प्रिमिटिव तरीका होता है, उसका एक अपना तरीका होता है और पेले बहुत ही यंग होता है। इसके बाद पेले की प्रमोशन होती है जूनियर टीम से प्रो टीम तक। इसके बाद पेले हर कंट्री के साथ एक मैच खेलने जाता है और जीत हासिल करके आता है। इसके कुछ दिन बाद पेले अपने घर वापस आता है और अपनी फैमिली को एक सरप्राइज विजिट देता है और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाता है और वो अपने बाप के लिए एक रेडियो भी लाता है। तो ये लोग यहाँ पर इसी रेडियो से 1958 के होने वाले मैच के अनाउंसमेंट के बारे में इसी रेडियो से सुनने लगते हैं। पेले को कोई भी उम्मीद नहीं होती है कि वो नेशनल
इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो सकते। लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग रेडियो सुनते रहते हैं और इसी के बीच पेले नेशनल टीम की सिलेक्शन में सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब पेले वापस जाने लगता है तो उसका बाप उसे कहता है कि अपने और अपने खेलने के तरीके पे पूरा भरोसा रखो। इसके बाद पेले यहाँ से निकलता है और अपनी टीम के पास पहुंच जाता है, मतलब कि जो इनकी इंटरनेशनल टीम होती है। इसके बाद पेले अपनी टीम से मिलता है और ये सब लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आकर ब्राजील के खेलने के तरीके पे मजाक बनाते हैं, क्योंकि इनके खेलने का तरीका होता है जिंगा और ये लोग इस पे मजाक बनाते हैं। इसके बाद जो इनकी टीम का कोच होता है वो उसे अपने पास बुलाकर वो उसे वार्निंग देता है कि तुम जिंगा स्टाइल से फुटबॉल कभी नहीं खेलोगे। अगले दिन पेले जो कि ट्रेडिशनल फुटबॉल खेलने का तरीका होता है, मतलब यूरोपियन वे, उस तरीके से खेलने की कोशिश करता है। लेकिन इस हिसाब से उसे खेलने में बहुत तकलीफ होती है, तो वो अपने तरीके से खेलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से उसके घुटने में चोट आने की वजह से पेले जख्मी हो जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि शायद तुम वर्ल्ड कप के लिए खेल ना पाओ। इसी रात को पेले अपनी माँ को फोन करता है और उसे अपनी इंजरी के बारे में बताता है। उसकी माँ ये सब सुनकर उदास होती है, लेकिन वो उसे हिम्मत भी देती है कि भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और ब्राजीलियन टीम शुरुआत के कुछ मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। और जबकि ये गेम बहुत ही खतरनाक होती है तो इस चीज से बहुत सारे प्लेयर्स जख्मी हो जाते हैं। और ये सब देखकर जो कोच होता है वो पेले को खेलने के लिए बुलाता है, क्योंकि इनके पास कोई और प्लेयर्स नहीं होते हैं। लेकिन पेले यहाँ पर कुछ एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोच उसे जबरदस्ती खेलने पे बोलता है। अगले सीन में पेले और उसकी टीम मैदान में आती है और इस दौरान उसका कोच उसे कहता है कि जो यूरोपियन तरीका है खेलने का उसी तरीके से खेलना। गेम के दौरान पेले उसी तरह से खेलता है जैसे कि उसके कोच ने बोला था और ब्राजीलियन टीम ये मैच जीत जाती है। अगला जो मैच होता है वो होता है सेमीफाइनल्स का और इस गेम में अपोनेंट होता है फ्रांस। फ्रांस की टीम एक गोल करने में कामयाब होती है, जबकि ब्राजीलियन की टीम अभी कोई भी गोल करने में सफल नहीं होती। फर्स्ट हाफ होने के बाद जब ये लोग अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो पेले अपने चारों तरफ नजर मारता है और वो यहाँ पर सभी जख्मी और थके हुए प्लेयर्स को देखता है और इस चीज से पेले बहुत ही निराश होता है, मतलब कि उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो अपने एक प्लेयर के पास जाता है, सेकंड हाफ में रिप्लेस करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका टीममेट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और उसे ये भी कहता है कि तुम अपने होशो हवास में इस गेम को नहीं खेल रहे हो। और वो ये भी कहता है कि तुम इस यूरोपियन वे के खेलने से बहुत ही तंग आ गए हो और वो पेले को उसी स्टाइल में खेलने को कहता है जैसे कि वो अपने बचपन से लेकर खेलते आ रहे हैं और इस गेम को जीतने के लिए बोलता है। इसके बाद जब पेले सेकंड हाफ में खेलने आता है तो पेले से बॉल छूट जाती है। तभी उसे अपने दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था अपने तरीके से खेलो। इसके बाद पेले बॉल के ऊपर हमला कर देता है और उसी तरीके से खेलता है जैसे कि वो खेलता आ रहा था और यहाँ पे हर प्लेयर के बीच में से ड्रिबल करते हुए एक बहुत ही शानदार गोल करता है। यहाँ पे सभी लोग पेले का खेल देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि ये पेले का एक ट्रेडिशनल वे होता है। इसके बाद वो लगातार ऐसे ही गोल करता जाता है जब तक कि गोल्स बराबर नहीं होते हैं और गोल्स बराबर होने के बाद पेले 2 गोल और मारता है ताकि वो अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर सके और इसके बाद ये लोग ये मैच जीत लेते हैं और पेले की टीम फाइनल्स के लिए पहुंच जाती है। मैच के बाद इनका कोच इन्हें मीटिंग में बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग जिंगा स्टाइल से नहीं खेलोगे, मतलब कि जो यूरोपियन तरीका है खेलने का उसी तरीके से खेलोगे। इसके बाद वो उन्हें कुछ तौर तरीके सिखाता है जो कि सीक्रेट्स होते हैं और उन्हें स्वीडिश फॉर्मेशन के बारे में भी बताता है। मतलब कि स्वीडिश फॉर्मेशन मतलब होता है एक फॉर्म में खेले, मतलब कि एक साथ होकर खेले, मतलब इनके बीच में गड़बड़ी ना हो। फुटबॉल खेलने के समय अक्सर प्लेयर्स का माइंड डाइवर्ट होता है और वो अपने प्लेयर्स को बॉल पास करने के बजाय खुद ही गोल की तरफ चले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इनका कोच इनको यही सिखा रहा है कि एक साथ होकर खेलो, मतलब कि एक दूसरे को पास देखते हुए खेलना चाहिए। लेकिन इनका कोच इस बात से नाराज होता है क्योंकि ये लोग उस फॉर्मेशन में नहीं खेल रहे होते हैं। इसके बाद इन दोनों टीम्स का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो जो स्वीडिश टीम का कोच होता है वो ब्राजीलियन टीम का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि इनके खेलने का तरीका अलग होता है और वो ये भी कहता है कि अगर ब्राजील ने इसी तरीके से खेलना कंटिन्यू किया तो वो ये मैच भी हार जाएंगे जैसे कि उन्होंने इससे पहले भी हारा था। और ये सब सुनने के बाद जो ब्राजील टीम का कोच होता है उससे गुस्सा आता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इसी रात को पहले अपने
बाप को फोन करता है और उसे अपनी टीम की इस सिचुएशन के बारे में बताता है। और ये सुनकर उसका बाप उसे कहता है कि अपनी टीम को एक साथ जोड़ने की कोशिश करो, जैसे कि तुम बचपन में अपने दोस्तों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। अगले दिन जब पेले के दिमाग में यही ख्याल होता है कि उसे अपनी टीम को एक बनाना है, पेले इन लोगों को चैलेंज देता है कि हम यहाँ से अगले लाइट हाउस तक ले जाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये सब प्लेयर्स मना कर देते हैं, लेकिन जल्द ही ये सब मान जाते हैं। इसके बाद ये फुटबॉल को इस होटल से अगले लाइट हाउस तक ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बॉल जमीन पे नहीं पड़नी चाहिए, मतलब कि ये हवा में ही इन लोगों के बीच में घूमती रहनी चाहिए। और ये एक बहुत ही कठिन टास्क होता है। और ये सब देखकर कोच को ये एहसास होता है जो कुछ भी इन लोगों को ये सिखा रहा है वो सब गलत है। इसके बाद वो अपनी टीम से मिलता है और उनसे माफी मांगता है इस बात के लिए कि जो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है और जिस बात पे मैंने तुम्हें मजबूर किया कि इस तरीके से खेलो, उस बात के लिए माफी मांगता है। और वो अपनी टीम को फाइनल्स में जिंगा स्टाइल में फुटबॉल खेलने को कहता है और कहता है कि दुनिया को दिखाओ कि ब्राजील का फुटबॉल खेलने का तरीका कैसा है। यह हर कोच की एक जिम्मेदारी होती है कि बड़ा मैच खेलने से पहले अपनी टीम को उस मैच के लिए तैयार करे। अगर प्रैक्टिस से नहीं तो अपनी टीम को एक ऐसी स्पीच दो कि उस स्पीच से तुम्हारी टीम का हौसला बुलंद हो। इनका कोच ये भी कहता है कि चाहे हम ये मैच जीते या हारे, हम आज दुनिया को अपने खेलने का तरीका दिखाएंगे और एक ऐसा तरीका दिखाएंगे जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। I don't know if we will win, but I do know that we will show them a beautiful game. इसके बाद मैच शुरू होता है और दोनों टीम्स मैदान में होती है। गेम शुरू होती है और स्वीडिश टीम जो होती है वो 4 मिनट के अंदर अंदर ही अपना पहला गोल मार लेती है। और ये सब देखकर जो भी ब्राजीलियन फैंस होते हैं, मतलब कि सपोर्टर्स होते हैं, वो सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो स्वीडन के प्लेयर्स होते हैं वो सब पेले के आसपास गिरे रहते हैं, मतलब कि उसे खेलने नहीं देते हैं। स्वीडन के पहले गोल करने पर पेले की सारी टीम निराश होती है और पेले यहाँ का क्राउड देखकर बहुत ही निराश होते हैं, क्योंकि जो स्वीडन के सपोर्टर्स होते हैं वो सब लोग खुश होते हैं और जबकि ब्राजील के जो सपोर्टर्स होते हैं वो सब लोग उदास होते हैं। और ये सब देखकर पेले के अंदर जोश आता है और वो अपना पहला गोल करने के लिए दौड़ता है। और पहला गोल करने के बाद यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब सब लोग झूमने लगते हैं। और ये एक ऐसी टीम होती है जैसे कि दुनिया में पहले कभी नहीं देखी होती है। इसके बाद ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे को भरोसा देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सारी दुनिया की नजर ब्राजील पे होती है, क्योंकि ये ब्राजील का दूसरा मैच होता है जो कि अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर उनको जीत हासिल नहीं होती तो पूरी कंट्री निराश हो जाती। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप हार भी जाओ तो भी इस गेम के हकदार आप ही होंगे कि नहीं, इस टीम को जीतना चाहिए था, क्योंकि इस टीम ने बहुत मेहनत की है। इसके बाद जब ये दूसरा गोल करने की कोशिश करते हैं तो ये बॉल को उसी तरीके से गोल तक ले जाते हैं जैसे कि इन लोगों ने अपने बचपन से प्रैक्टिस किया होता है, मतलब कि बॉल को जमीन पे पड़ने ही नहीं दिया। और ये गेम देखकर पूरी दुनिया के लोग हैरान हो गए थे। और यहाँ पर जो स्वीडन के सपोर्टर्स होते हैं वो भी इस गेम को देखकर ब्राजील के सपोर्टर्स बन जाते हैं, मतलब कि वो भी इनके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत गेम होती है जो कि पेले ने उस टाइम खेली थी। दूसरी तरफ पेले का फादर जो घर पे होता है वो ये सब देख रहा होता है और उसके आसपास सभी लोग खुश होते हैं, झूम रहे होते हैं, क्योंकि पेले एक के ऊपर एक गोल करता जा रहा था। तो पेले के फादर के आंखों में हम वो आंसू, उसके चेहरे पर वो खुशी साफ साफ देख सकते हैं, मतलब ऐसा मानो कि उसके बरसों का एक सपना पूरा हो गया हो। तभी इसकी माँ यहाँ पर आती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और इनको अपने बच्चे पर गर्व होता है कि वो आज अपने देश के सपने को पूरा कर रहा है। इसके बाद पेले अपना लास्ट गोल हेड गोल से करता है और इसके बाद पूरे स्टेडियम के लोग मैदान में उतर आते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। दूसरी तरफ पेले के घर में सभी लोग खुशी से झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद पेले के जो भी सपोर्टर्स होते हैं, टीममेट्स होते हैं, वो पेले को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और तभी हमें इस मैच का रियल फुटेज दिखाया जाता है। और इसके बाद लास्ट में हमें बताया जाता है कि पेले को एक सम्मान दिया गया था जो कि था नेशनल ट्रेजर के नाम से। यहाँ
के प्रेसिडेंट ने 1961 में। पेले के नाम पर मोस्ट गोल्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये भी रिकॉर्ड है कि उसने इतनी कम उम्र में अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता था। पेले वाहिद एक प्लेयर है जिसने 3 वर्ल्ड कप्स जीते हैं। ये गेम जीतने के बाद पूरी कंट्री में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। स्वीडन के लिए भले ही ये एक गेम हो, लेकिन ब्राजील के लिए ये एक गेम नहीं बल्कि एक सम्मान था, गर्व था और एक इतिहास था। इसके बाद ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, हमने इस कहानी को जितना अपने लफ्जों में बयान कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा की, क्योंकि ये स्टोरी लफ्जों से बयान नहीं हो सकती। मेरी एक सजेशन है कि आप इस मूवी को खुद देखें और मेरा दावा है कि आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी खत्म होती है।